अब करते हैं हम स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं जी। कई बार हमारे पास ना स्टेटमेंट की फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट होगा और इनकम स्टेटमेंट के जरिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बैलेंस शीट वाला हम कर चुके हैं और कई बार हम 90% हम कौन से क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस शीट वाले, लेकिन इनकम स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, तो हमें ध्यान रखने हैं। क्लियर, करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन थर्ड में आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट है जो आप ऑलरेडी जानते हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट आप थर्ड बुक का कवर कर चुके हो। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, टोटल रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस के हेड्स गिवन है कुछ, फिर प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000 रुपए का है। स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे आप करते हो, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। लेकिन आप नोटिस करो, नेट प्रॉफिट एज पर वैसे बैलेंस शीट है ये या आफ्टर टैक्स है, ध्यान से पढ़ो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी तो काम होता है, क्या होता है जरा याद करके बताओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम क्या डील करते हैं, देन जो प्रॉफिट्स आता है वो क्या आता है, एज पर बैलेंस शीट। लेकिन क्या आपके पास एप्रोप्रिएशन है क्वेश्चन के अंदर? नहीं। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना कि जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कौन सा है। अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन हो तो लेना है वही, सबसे लास्ट प्रॉफिट ही उठाना है। मैं करने का तरीका सिखा रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, रिवर्स करना है। क्या करना है, तो आखिरी प्रॉफिट उठाना है। क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना अमाउंट है, 12,000 रुपए का प्रॉफिट हमें गिवन है एज पर बैलेंस शीट। लिख लो या लिख लो आप, नेट प्रॉफिट आपका कौन सा गिवन है जी, बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स, एक ही बात है, चलेगा। अब करना कैसे मैंने आपको बताया, क्या करना है जी, रिवर्स। उससे पहले देखो सबके नोट्स गिवन है ना, नोट्स गिवन। मैं जब जब काम आएगा तब तब पढ़ूंगा, नहीं आएगा नहीं पढ़ूंगा। तो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब इससे रिवर्स चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ऐड। क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड। तो यहां ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये टैक्स पेड है या मेड है, तो याद रखना जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो ऑलवेज मेड होता है। कौन सा होता है, मेड, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ही तो क्रिएट करते हो प्रोविजंस। तो ये जो यहां पर गिवन होगा वो ऑलवेज मेड होगा। साथ साथ लिख लेना जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये बाद में याद रहेंगी, असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ कुछ बातें लिखवा दूंगा। और पुराने भी आप बुकलेट ओपन करोगे तो हर पूरी बुकलेट में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवा रखे हैं आप लोगों को। तो जब आप कैश फ्लो जब जब रिवाइज करने बैठोगे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी रिवाइज करना है, असाइनमेंट करना है। फिर मैंने आपको सैंपल पेपर्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे वो करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्लियर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वैल्यू कितनी है बताना, 8,000। क्या कर दिया हमने, ऐड। असाइनमेंट का क्वेश्चन थर्ड, क्लियर। अब मेड है तो क्या निकालना पड़ेगा, पेड भी चाहिए जी, भूलना मत, इमीडिएटली कर देना ताकि भूल ना जाए हम बाद में। तो टैक्स पेड मेड किया है तो पेड हम कहां लिखते हैं जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या करते हैं जी, यहां पर टैक्स को पेड करते हैं। अब अगर नीचे कुछ गिवन होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन तो निकाल लेंगे, नहीं होगा तो जितना मेड उतना ही पेड। क्या बोल रहा हूं, जितना मेड उतना ही पेड। अगर कुछ गिवन नहीं हुआ तो चेक करो क्या नीचे कहीं कुछ गिवन है टैक्स के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई नोट नंबर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉपर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो क्या बनाएंगे, लेजर। जब गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स तो क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर टैक्स का लेजर बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटीज है, इंक्रीज इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग वैल्यू है 10 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है आपका 13।
ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू आ गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का। अब हमें टैक्स मेड गिवन था क्वेश्चन में, तो मेड करने से प्रोविजंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कितने का मेड किया बताओ, 8,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, टैक्स पेड टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर 18 माइनस 13, 5,000 रुपए का टैक्स पेड वैल्यू होगी, साथ में देख लेना, खत्म हो गए। टैक्स पेड गिवन है आपको, भेजा हुआ है मैंने शायद उस पे भी, ठीक है। 5,000 रुपए का क्या आपका टैक्स पेड, दिखाओ फटाफट फॉर्मेट में। टैक्स पेड 5,000 रुपए माइनस, ठीक है, टैक्स पेड 5,000 रुपए, क्लियर। अब अगेन उससे ऊपर चलो, कहां तक पढ़ लिया था हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हो गया ना। उससे ऊपर क्या है, अदर, क्या अदर एक्सपेंस का कोई नोट है, नोट नंबर 3, उसके सामने ही मिलेगा लिखा हुआ, तो नोट नंबर 3 पर आ जाओ। उसका तो कुछ नहीं कहना, वो ऑलरेडी निकाल लिया हमने बिफोर टैक्स का। आइटम्स ढूंढने कौन कौन से, तो आइटम कौन सा हमारा, अदर एक्सपेंस का नोट नंबर 3, क्या गिवन है बताओ, क्या लैंग्वेज है इसमें से। आपको थर्ड में रेंट है, रेंट को क्या कुछ करना होता है, नहीं, रेंट पे करना नॉर्मल खर्चा होता है, उसको डील नहीं करना। हम रिवर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिवर्स, इनडायरेक्ट मेथड हमारा चल रहा है, रिवर्स करना देखना है। तो आप बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, क्या करते हैं इसको, एड बैक। तो जो आइटम्स आपने किए वही डील करने हैं, कहीं आप सोचो कुछ नया पॉइंट आने वाला है, वही आएगा। तो रेंट को कुछ नहीं करना, और लॉस को क्या करेंगे, रेंट को तो हमने कभी रिवर्स किया ही नहीं ना, ये रेंट पेड है, ये नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है। और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हो, ऑपरेटिंग में क्या करते हो बताओ, ऑपरेटिंग में क्या निकालते हैं हम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग लेते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं, सिर्फ इनको रिवर्स करना है, नॉर्मल खर्चा डील नहीं करना। जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पेड करना, ये नॉर्मल खर्चे हैं। परचेस करना, मटेरियल कंज्यूम्ड करना, और आपका ये सब कुछ भी डील नहीं करना, ठीक है। तो लॉस को ऐड बैक करो, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स है 3,000 रुपए। अगला उससे ऊपर चलो जी, उससे ऊपर है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर इसका नोट गिवन नहीं भी होता तो आप बताओ डेप्रीसिएशन को क्या करते हैं हम, ऐड बैक। हम जानते हैं, देखो जो जानते हो वही पॉइंट आपको मिलने हैं, नया कुछ नहीं मिलने वाला, बस करने का वे आपको यहां सिखा रहा हूं मैं कि रिवर्स चलते जाने। तो डेप्रीसिएशन का नोट गिवन है तो डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं होता तो नहीं डालते, ठीक है। डिटेल है क्या क्या उस नोट नंबर 2 में, डेप्रीसिएशन है 5,000 रुपए, वो भी ऐड ही करना है। और क्या गिवन है दूसरा, गुडविल अमोर्टाइजेशन है, वो भी ऐड करना है। अमाउंट है, अमोर्टाइज मतलब वैल्यू कम हो जाना, इनटैंजिबल एसेट की जब वैल्यू कम होती है तो उसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। टैंजिबल एसेट जब कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। दोनों ही ऐड करने हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट, और चलो ऊपर क्या गिवन है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या इसका कुछ किया आपने कभी, कभी भी नहीं करना, नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, समझ आया, नॉर्मल खर्चा है, कुछ नहीं करना। और ऊपर चलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का कभी कुछ किया है, नहीं, तो अभी भी नहीं करना। और ऊपर एक्सपेंसेस, ये तो उसकी डिटेल है ना एक्सपेंसेस की, इसका कुछ नहीं करना, एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं वो। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू, तो टोटलिंग गिवन है, टोटलिंग से ऊपर पढ़ो। आइटम्स करने हमें डील आइटम्स, अदर इनकम। अगर मुझे कुछ गिवन ना भी हो तो अदर इनकम को क्या मानते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या मानेंगे, क्या करेंगे, सीधा माइनस। लेकिन अगर डिटेल गिवन है तो चेक करो क्या डिटेल है, बताओ जी क्या डिटेल है। प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, माइनस ही करते हैं ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। थोड़ा चेंज कराना चाहता हूं,
ताकि वो पॉइंट भी हमारा कवर हो जाए। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2000 है ना, उसे 1000 कर दो, 1000 कर दो प्लीज। और एक आइटम और लिख लेना, एक्रूड इंटरेस्ट लिख लो, एक्रूड इंटरेस्ट या कोई भी इनकम लिख लो, एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट, 1000 रुपए। वहां से 1000 निकाल के मैंने इसमें लिख दिया, क्लियर। 1000 रुपए का क्या डाल दिया मैंने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट मशीनरी, क्या करते हैं इसको हम, माइनस। और दूसरा नाम क्या लिखवा दिया मैंने, एक्रूड इनकम। अब आप मुझे बताओ एक्रूड इनकम को हम क्या ट्रीट करें, यहां लिखूं या करंट एसेट ट्रीट करूं। एक्रूड का मतलब क्या है, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। क्या ट्रीट करें उसे, एक एसेट। क्या ट्रीट करेंगे बताओ, एसेट। तो मैंने जानबूझकर लिखवा दिया ताकि वो पॉइंट भी हमारा कवर हो जाए कि इनकम में अगर कोई करंट एसेट्स मिलेगा तो उसे करंट एसेट की तरह ही डील करना है। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो क्या करते हैं यहां पर, माइनस। इंटरेस्ट रिसीव को क्या करते, माइनस। लेकिन मैंने क्या वर्ड लगा दिया, तो एक्रूड मेरे लिए क्या बन जाएगा, करंट एसेट। तो अब मैं उसे यहां दिखाऊंगा। बताओ जी, करंट एसेट बढ़ता है तो भी क्या करते हैं हम, प्लस या माइनस, माइनस। करंट एसेट बढ़ रहा है ना आपका, इनडायरेक्टली करना माइनस ही है, चाहे ऊपर करो या यहां करो। बस ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि सिर्फ इनकम हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, लेकिन अगर वो एक्रूड वर्ड आ जाए तो एसेट्स। क्लियर। सेम पॉइंट जो आपने एक्सपेंसेस डील किए ना, उन एक्सपेंसेस में जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस था, अगर उसके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी होती, आउटस्टैंडिंग रेंट होता, आउटस्टैंडिंग कमीशन होता, तो उसे भी क्या ट्रीट करते, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो लिख लेना, एक्रूड को क्या कर रहे हैं हम, करंट में डील कर रहे हैं, और सेम आउटस्टैंडिंग को भी क्या डील करेंगे, करंट लाइबिलिटीज की तरह। क्लियर कॉन्सेप्ट। यहां पर एक पॉइंट और मिसिंग है, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या मिसिंग है बताओ, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री अगर होता देन क्या करते, बताओ जी, लिखवा दूं। चलो वैसे इन्वेंट्री अलग से गिवन ही है, नीड नहीं है, बट अगर होता चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री अगर गिवन होता 2000, सॉरी सीधा अमाउंट ही होता 5000, क्या करोगे, प्लस करूं माइनस करूं, कहां करूं, पहले तो ये बताओ। चेंज इन इन्वेंट्री जाता कहां है, नीचे कोई एडजस्टमेंट ना हो, देन क्या डील करोगे चेंज इन इन्वेंट्री का। इन्वेंट्रीज क्या होता है, करंट एसेट्स। क्या होता है, करंट एसेट्स। कितना, अब ये 5000 मैंने दिया है अमाउंट, अब इसे प्लस करूं या माइनस करूं, चेंज इन इन्वेंट्री अगर ये लिखा है 5000 रुपए तो क्या करना चाहिए, माइनस या प्लस। करंट एसेट नोटिस करो, फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन्वेंट्री का, पहले ही बताओ। फॉर्मूला क्या डालते हैं हम चेंज इन्वेंट्री का, अकाउंट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इको में वहां कॉस्टिंग निकाल रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अकाउंट्स में क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो याद रखना, अब ओपनिंग कितना है 15 और क्लोजिंग कितना है 10। ठीक है, इको में अलग। तो अगर आपका इन्वेंट्रीज इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो, माइनस, और इन्वेंट्रीज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्लस। इनडायरेक्टली आपका डिक्रीज हो रहा है ना, ध्यान से नोटिस करो, ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम है तो स्टॉक क्या हो रहा है, कम, प्लस है, प्लस ही करना है। और उल्टा होता तो ये 5000 आपको ब्रैकेट में गिवन होता तो माइनस ही करते। सीधा चलना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। और प्रॉब्लम में कभी फंस जाओ तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री। क्लियर हो गया, बस ये ध्यान रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, अगर माइनस में हुआ तो माइनस ही डालेंगे, प्लस हुआ तो प्लस ही डालना है, पॉइंट ये कह रहा हूं मैं। क्लियर, अभी नहीं था वो तो मैं बस आपको समझा रहा हूं कि जब घर पे प्रैक्टिस करो तो मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं पॉइंट्स। चलो जी, और क्या गिवन है, अदर इनकम में एक रहता था ना, इनकम टैक्स रिफंड। क्या करते हैं इनकम टैक्स रिफंड को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में डील करते हैं। क्या करना है, प्लस या माइनस, रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करते हैं। याद रखना इसका फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है,
इसको टैक्स के साथ डील मत करना। रिफंड ऑफ टैक्स ऑलवेज क्या करना है, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स से पैसा, पैसे का क्या होगा, सॉरी पैसा हमारे पास क्या हुआ होगा, प्रॉफिट बढ़ गया था, प्रॉफिट को क्या किया इनडायरेक्टली माइनस। सेकंड, रिफंड ऑफ टैक्स से पैसा आएगा या नहीं आएगा, पैसा भी तो आएगा ना, एक इफेक्ट तो यहां डाल दिया। एंड सेकंड इफेक्ट, हाँ जी, टैक्स पेड के साथ हम डील करते हैं, जहां टैक्स पेड किया था वहीं या तो इसी में से माइनस कर लो या सेपरेट डाल दो। क्लियर, मेजर पॉइंट्स हो गए हैं, अब तो इंक्रीज और डिक्रीज रह गए हैं। पढ़ो जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया ना हमारा, रेंट पेबल रहता है, रेंट पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आ रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट डिफरेंस, 500 रुपए, प्लस लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो प्लस, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है प्लस, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है माइनस, ट्रेड पेबल था 4000, ट्रेड पेबल 4000, सॉरी ट्रेड पेबल 4000 प्लस है और ट्रेड रिसीवेबल्स 6000 माइनस है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है 3000 रुपए प्लस, ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। टोटलिंग कर दो, कर लो प्लीज टोटलिंग वगैरह, वर्किंग नोट का टोटल कर देते हैं, ये आ गया 17, ठीक है, आ गया आपके पास 17,000 रुपीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर से कहां लेके चलेंगे, सबसे ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, अमाउंट है 17, 17, 20, 25, 25, 26,000 यहां तक आ गया, 26, 26 और ये यहां तक 26,500 और 24, तो एक्टिविटीज का सम आ गया 24,500। ऑपरेटिंग में मेजर पॉइंट्स आपको यही मिलने वाले हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल क्वेश्चन नंबर 4, अपने आप करो प्लीज, जो नहीं आएंगे पॉइंट फिर मैं बताऊंगा। सारा फाइनेंशियल बनाना है आपको क्वेश्चन 4 के लिए। हाँ जी, एक वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स के उल्टा चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 करो प्लीज।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। ओनली फाइनेंसिंग दिखाना है हमें। इक्विटी शेयर इशूड किए गए हैं एट अ प्रीमियम पर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख के इशूड किए गए हैं एट प्रीमियम 20% पर, 1 लाख रुपए प्रीमियम के साथ। तो 5 लाख रुपए आना था, 1 लाख रुपए फालतू आए, टोटल 6 लाख रुपए। ठीक है, अगला है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया गया एट पार, तो पैसा जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को एट पार पे रिडीम कर दिया, मतलब 5 लाख थे, 5 लाख पे कर दिया जी, गए पैसे। डिवेंचर्स को इश्यूड किया है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स थे 2.5 लाख रुपए के, इश्यूड किए गए हैं 10% डिस्काउंट पर, तो 25,000 रुपए कम आएगा। टोटल 2,25,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है। इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है। डिविडेंड पेड करने से कैश का आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो 1.5 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ नेगेटिव। इंटरेस्ट पेड करने से अगेन आउटफ्लो। अंडरराइटर्स कमीशन देने पर, अंडरराइटर्स को कमीशन दोगे तो भी पैसा आउटफ्लो। लेकिन इससे जो लॉस होना था, अगर हम ऐड बैक करते तो वो ऐड बैक नहीं होगा। अगर पूरा क्वेश्चन कर रहे होते तो जब हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं, लेकिन ये लॉस राइट ऑफ कहां से हो गया बताओ? सिक्योरिटीज प्रीमियम। पी एंड एल में तो गया ही नहीं ना, अगर पी एंड एल में गया ही नहीं तो रिवर्स भी नहीं होगा, तो ऐड बैक नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका डिविडेंड पेड, पैसा जाएगा अगेन $60,000 नेगेटिव। सारे पॉइंट्स तो हो गए, नेट आंसर कितना आया? 60 पॉजिटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब इसमें 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा आ जाते। पॉइंट नंबर इसमें आ जाता कि हमने अदर देन कैश टॉपिक पूरा किया हुआ है ना, मशीनरी परचेज की, और हमने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड जो किया गया है वो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर होता। मान लो 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और उससे 1 लाख रुपए के हमने क्या दे दिए, शेयर्स। हर्षित यहां सुन ले, 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली और 1 लाख रुपए के क्या प्रोवाइड कर दिए, शेयर्स। देन क्या इफेक्ट होगा कैश फ्लो में? आएगा कोई फ्लो या इनफ्लो या आउटफ्लो? मशीनरी खरीदी और मशीनरी के बदले क्या दे दिया हमने उनको, अपनी कंपनी के शेयर्स। तो पैसा ना आया ना गया। मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू वेंडर, फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल। कैश का ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन साथ में अब आप बताओ, टोटल हमारे पास शेयर कितने के बढ़ रहे थे? 5 लाख के ना। 5 लाख में से 1 लाख वालों को तो हमने कैसे बढ़ाया है? मशीनरी देकर, मशीनरी खरीद कर। तो रिमेनिंग 4 लाख से कैश आता देन। मतलब आप पॉइंट को रिलेट करना, पूरे 5 लाख का होता देन ये एंट्री नहीं आती। फिर अगर पूरे 5 लाख की मशीनरी खरीद के 5 लाख के आप शेयर्स दे देते देन ये इफेक्ट नहीं आता। लेकिन मैंने 5 लाख का पॉइंट नहीं लिया था, सिर्फ लाख रुपए का लिया था, देन ये कितना आता बताओ? 4 लाख। सेम पॉइंट, कई बार इसी पॉइंट के लिए ये पहली लाइन नहीं होती, ये लिखा होता कि हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को फुली पेड इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं इन रेशियो ऑफ 3:1। क्या कर रहा हूं वापस सुन लो, मैं अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रहा हूं, बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 मतलब 3 वालों को कितने दे रहा हूं? 1। जो मेरे पास कंपनी में 3 अलॉटेड शेयर्स हैं
उनको मैं 3 के बदले कितने देने वाला हूं, 1। तो कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर थे पहले से, 15 लाख। कितने देने वाला हूं, 1, हर कितने के बदले 3। मतलब कितने बोनस शेयर देने वाला हूं, 5 लाख रुपए के बोनस शेयर दे रहा हूं मैं। तो अगेन बोनस शेयर देने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, या नो फ्लो हुआ, नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, शेयर्स इशू करने से, बोनस शेयर इशू करने से कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। निकालना भी आना चाहिए। 2:1 हुआ, 3:1 हुआ तो कैसे निकाला जाता है, समझ आया, क्लियर। 5:1 होता तो 5:1 होता तो हमने कितने दिए होते, बोनस शेयर कितने के होते, और टोटल शेयर डिफरेंस कितने थे हमारे बैलेंस शीट के अंदर, 5 लाख। मतलब ये मानते 5 में से 3 लाख तो बोनस शेयर वाले हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन जो रिमेनिंग 2 लाख है वो क्या होगा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जिनसे पैसा आएगा। बट रेयर चांस है कि डिफरेंस भी बचे। आपके लेवल पर डिफरेंस उतना ही होता है जितने के बोनस शेयर हो, बट फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि बाय चांस आपका वो केस स्टडी आ जाए कि बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो और जो बैलेंस शीट के अंदर प्राइस है उससे कम कर रहे हो, तो रिमेनिंग क्या होगा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं। तो बोनस शेयर क्लियर हो गया, अदर देन कैश टॉपिक क्लियर हो गया। ये तो आपने फाइनेंशियल का कर लिया, और इक्विटी सॉरी किसका कर रहे हैं साथ में, ऑपरेटिंग का। इन्वेस्टिंग का हम लास्ट क्लास में बहुत कर चुके हैं। क्या क्या बनाया था, कॉस्ट वैल्यू पे अकाउंट, बुक वैल्यू पे अकाउंट, ठीक है, वो सारी चीजें। और याद रखनी है कुछ कुछ चीजें जैसे गुडविल। सुन लो अलग अलग केस स्टडीज जो आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन हम गलतियां कर जाते हैं। 2022 में गुडविल का प्राइस था 1 लाख रुपए और अब प्राइस है 1,20,000 रुपए। गुडविल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या ट्रीट करें, क्या मानेंगे, परचेज ऑफ गुडविल। जब भी आपका इनटैंजिबल एसेट बढ़ रहा हो तो क्या मानेंगे, परचेज ऑफ गुडविल। कोई डाउट। और कहां जाएगा वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लेकिन अगर यही गुडविल का केस सेम एग्जांपल कि पहले गुडविल था 80,000 और अब गुडविल हो गया 50,000, अगर गुडविल कम हो रहा हो तो क्या मानेंगे, अमोर्टाइजेशन। क्या मानना है, अमोर्टाइजेशन। जब तक सेल खुद गिवन ना करे, सेल लिख देगा तो अलग बात है, नहीं लिखा होगा तो जितने भी टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो दोनों में कम होने का रीजन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन ही आपको मानना है। और यही अगर किसी लैंड की बात गिवन हो और पहले का प्राइस है 10 लाख रुपए लैंड की वैल्यू, अब वो हो गई है आपके पास 9 लाख रुपीस की वैल्यू, तो लैंड अगर कम हो रहा हो तो ये भी एक टैंजिबल एसेट है, लेकिन इसे हम डेप्रिशिएट नहीं मान सकते। क्या मानेंगे इसको, सेल। जब भी आपका टैंजिबल एसेट, लैंड को छोड़कर कोई भी एसेट कम हो रहा हो, टैंजिबल या इनटैंजिबल, उसे क्या मानना है, डेप्रिसिएशन है या अमोर्टाइजेशन। अगर लैंड कम हो रहा हो तो उसे क्या मानना है, सेल। ठीक है, कई बार सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी इस तरीके से लिखी होती है कि पहले का प्राइस है 10 लाख, अब हो गया 11 लाख, और साथ में गिवन होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 2 लाख पहले का और आपका प्राइस है 3 लाख रुपए, और कोई नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा मैं आपको, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर है। तब क्या ट्रीट करोगे आप, बताओ जी। मशीनरी का प्राइस कितना बढ़ रहा है, उसे क्या मानेंगे, परचेज। समझ आ गया, क्या मानेंगे। एंड डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड का कितना फर्क आ रहा है, उसे भी हम क्या मानेंगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या मानेंगे, एक्यूमुलेटेड में आता ही क्या है, जो आप अपने एसेट्स को क्या कर रहे हो, डेप्रिशिएट। तो एक्यूमुलेटेड अगर डिफरेंस जा रहा हो तो उसे क्या मानेंगे हम, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, से हम क्या करेंगे, ऐड बैक। बाकी लेजर बनाना हम सीख चुके हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, याद कर लेना। परसों मैं आप लोगों को कराऊंगा डिवेंचर्स। अब थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करो, जिनको क्लास अर्जेंटली लेनी है 2 से 4:30 पूरा डिवेंचर्स सब खत्म कंप्लीट हो जाएगा, सारे केस स्टडीज जो भी है। कितने बजे तक है, 3 बजे। तो उससे अगले दिन फिर डीसी आ जाइए, कल डीसी आ जाइए। अब क्या करूं मुझे बता, फिर 1 घंटे में नहीं होता ना चैप्टर। आप बताओ 1 घंटे में चैप्टर कैसे सकता है। यहां तक क्लियर हुआ, पहले ये बताओ टॉपिक समझ आ गया आज का। 1 मिनट बता रहा हूं।